Hello students, once again welcome back to YouTube channel of Winsome International School. I am Shalini Dhiman and I am once again back with the second chapter of class 10 science, that is acid, bases and salts. अब तक हम एसिड बेसिस और सॉल्ट के बारे में काफी कुछ पढ़ चुके हैं. वी हैव स्टडीड इन डिटेल अबाउट ऑल दीज थ्री. लास्ट में हमने जो हमारा लास्ट सेशन था उसमें हमने किया था हमारे कॉमन सॉल्ट के बारे में. तो आपसे मैंने उस टाइम भी कहा था कि कॉमन सॉल्ट से बहुत सारे इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स बनते हैं दैट हैव अ लॉट ऑफ यूटिलिटी इन आवर लाइफ, है ना. तो आज का ये जो सेशन है बेसिकली इट इज बेस्ड ऑन ऑल दोज केमिकल कंपाउंड्स दैट आर वेरी वेरी यूजफुल टू अस. सो लेट अस सी कि आज के सेशन में हम कौन कौन से केमिकल कंपाउंड्स के बारे में जानने वाले हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट सोडियम हाइड्रोक्साइड. यू नो इट्स केमिकल फॉर्मूला NaOH. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में जानेंगे, है ना. वी विल नो हाउ इट इज प्रिपेयर्ड, व्हाट आर इट्स प्रॉपर्टीज एंड व्हाट आर इट्स यूजेस, राइट. देन वी विल डिस्कस अबाउट ब्लीचिंग पाउडर, कि ब्लीचिंग पाउडर की जो प्रॉपर्टीज हैं क्या है, इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है, कहाँ कहाँ इसको यूज किया जाता है. देन थर्ड वन इज वॉशिंग सोडा. वॉशिंग सोडा के बारे में हम बार बार पहले भी बात कर चुके हैं, है ना. Na2CO3, right? Then we are going to discuss about, इसमें एक चीज याद रखेंगे, वॉशिंग सोडा में हमारे पास 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी होते हैं, है ना. देन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट बेकिंग सोडा, कि बेकिंग सोडा की प्रिपरेशन कैसे होती है. हमने बहुत बार बेकिंग सोडा को, जब एसिड और बेसिस वाला हम टॉपिक कर रहे थे तो हम बार बार इसकी बात कर रहे थे कि क्या होता है, अगर किसी को क्या होता है, एसिडिटी होती है तो उसको बेस प्रोवाइड करवाना चाहिए, या अगर किसी के स्टिंग में अगर एसिड रिलीज हो रहा है तो उसको बेकिंग सोडा उस पर रब कर देना चाहिए, है ना. सो नाउ वी विल डिस्कस हाउ इट इज prepared, what are its properties and what are its uses. Then we will discuss about plaster of Paris, जिसको हम POP भी कहते हैं, कहाँ कहाँ इसका यूज होता है. अगर आपको ध्यान हो तो आपने अगर कभी देखा हो तो सीलिंग्स पे बहुत सुंदर सुंदर डिजाइन्स बने होते हैं. सो दिस इज द थिंग बिहाइंड दैट डिजाइनिंग, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस से होती है. एंड द लास्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू कवर इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, या जिनको हम हाइड्रेटेड सॉल्ट्स भी कहते हैं, राइट. तो आज के सेशन में हम ये सारे टॉपिक कवर करेंगे और इन्हीं टॉपिक्स के साथ हमारा जो ये सेकेंड चैप्टर है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स वो भी कंप्लीट हो जाएगा. सो लेट अस स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट केमिकल कंपाउंड, सोडियम हाइड्रोक्साइड. अब एक्चुअली इन केमिकल कंपाउंड्स में आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज का क्या ध्यान रखना है कि इनके जो कॉमन नेम होते हैं आपको वो भी याद होने चाहिए. सी, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज कॉमनली नोन एज कॉस्टिक सोडा. अब ये नहीं होना चाहिए कि आपने तो अपने माइंड में जो भी था आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड याद रखा, आपने इसका फॉर्मूला भी याद रख लिया कि NaOH जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है, बट यू फॉरगॉट टू रिमेंबर इट्स कॉमन नेम दैट इज कॉस्टिक सोडा. तो अगर क्वेश्चन में कॉस्टिक सोडा आ गया और आपने ये ध्यान नहीं रखा तो यू वोंट बी एबल टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन. So, at the same time, when we are learning the chemical formula and the chemical name, we should also know the common names of all our chemical compounds, because कई बार बोर्ड में क्वेश्चन जो आता है, या इनफैक्ट मोस्टली क्वेश्चन कॉमन नेम के साथ आ जाता है, राइट. सो ये जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसका कॉमन नेम है कॉस्टिक सोडा, राइट. इट इज प्रिपेयर्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कॉल्ड ब्राइन. तो हमने कल जो हमने पिछले सेशन में जब हमने पढ़ा था कॉमन सॉल्ट के बारे में, तो हमने यही कहा था कि कॉमन सॉल्ट की मदद से हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स को बना सकते हैं. सो दिस इज द फर्स्ट वन, सोडियम हाइड्रोक्साइड. इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं? इट इज प्रिपेयर्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस. नाउ यू मस्ट नो कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है, जहां पर किसका यूटिलाइजेशन होता है, यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना. हमने किया था केमिकल रिएक्शंस में, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में, जहां हम इलेक्ट्रिसिटी की मदद से केमिकल रिएक्शन को करवाते हैं, ठीक है. तो ये जो ब्राइन है, ब्राइन कब बोलते हैं, जब हमारा सोडियम जो क्लोराइड है वो एक्वस फॉर्म में होता है. द एक्वस फॉर्म ऑफ या एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज नोन एज ब्राइन. तो क्वेश्चन इसके ऊपर भी आ जाता है कि व्हाट इज ब्राइन, तो यू मस्ट बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन, राइट. अब ये देखिए, दीज आर सोडियम हाइड्रोक्साइड पैलेट्स. अगर आप लैब में देखेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के पैलेट्स आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे, ठीक है. इसको हम क्या कहते हैं, पैलेट्स या फ्लेक्स भी कह देते हैं. आइदर वी कॉल इट फ्लेक्स, either we call it pellets, right. तो इस तरीके से दिखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के पैलेट्स, ठीक है.
व्हाइट कलर के होते हैं। सी, जिस प्रोसेस से हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्रिपेयर करते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोर एल्कली प्रोसेस। सी, देयर आर टू नेम्स इन दिस हेडिंग, वन इज क्लोर एंड सेकेंड इज एल्कली। इट मीन्स कि हमारे पास इस प्रोसेस में दो चीजें बन रही हैं, ठीक है, दो चीजें बन रही हैं जिनकी बहुत ज्यादा यूटिलिटी है। तो एक क्लोर मीन्स यहाँ पर क्लोरीन की फॉर्मेशन भी हो रही है, एंड सेकेंड वन एल्कली, एल्कली मीन्स बेस, वो वाले बेस जो वाटर में क्या हो सकते हैं, डिसॉल्व हो सकते हैं। हमने उनको क्या नाम दिया, हमने कहा कि उन्हें हम कहते हैं एल्कलीज, ठीक है। तो इस सारे प्रोसेस को, इस फॉर्मेशन को हमने क्या कह दिया, क्लोर एल्कली प्रोसेस कह दिया। बेसिकली इस तरीके का सेटअप होता है हमारे पास, ठीक है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं हम, हमारे पास ये एक एनोड है, दूसरा मेरे पास क्या है, कैथोड है। तो हम क्या करते हैं इस सेटअप में, यहाँ से हम अपना ब्राइन डालते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो जैसे ही हम यहाँ से ब्राइन डालते हैं और इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, बीच में ये जो आपको दिख रही है येलो कलर की, ये सेमी परमिएबल क्या है, मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये दोनों में एक डिवीजन की तरह काम करती है, ठीक है। ये सेमी परमिएबल फिल्टर होता है, आप लोग जानते हैं सेमी परमिएबल, जो कुछ चीजों को अलाउ करती है लेकिन सब चीजों को पास होने में अलाउ नहीं करती है, राइट। तो जब ये हमारी इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं और ये प्रोसेस, ये रिएक्शन प्रोसीड होती है, तो बेसिकली क्या होता है, ये जो मेरा NaCl है जब अंदर जाएगा यहाँ पर और रिएक्शन होगी, तो जो मेरा एनोड पार्ट है वहां पर मुझे क्या मिलेगा, क्लोरीन गैस मिलेगी, ठीक है। वहां पे कौन सी गैस रिलीज हो रही होगी, क्लोरीन गैस रिलीज हो रही होगी। कैथोड पार्ट में मेरे पास क्या रिलीज हो रहा है, हाइड्रोजन गैस। और जो मेरा मेन कंपोनेंट है, मेरा मेन केमिकल कंपाउंड है जो मुझे चाहिए, दैट इज माय कॉस्टिक सोडा, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो हम कलेक्ट करते हैं यहाँ इस तरफ, यहाँ पर कैथोड वाली साइड में। वो हमारे पास किस फॉर्म में होता है, इट इज डाइल्यूटेड विद ब्राइन। तो हम इसको क्या करते हैं, सेपरेट आउट कर लेते हैं, और इस तरफ हमें क्या मिल जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल जाता है, राइट। अब देखिए इस एक प्रोसेस में ही मुझे क्या मिल रहा है, मुझे 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। एक तो मेरा मेन प्रोडक्ट हो गया कॉस्टिक सोडा, जो तो मुझे चाहिए। दूसरा मुझे क्या मिल रहा है, सेकेंड प्रोडक्ट मुझे मिल रहा है क्लोरीन गैस, राइट। तो 2 प्रोडक्ट ये हो गए, एंड द थर्ड प्रोडक्ट मुझे क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन गैस। तो इट मींस दिस, इसीलिए ये जो हमने नाम दिया क्लोर एल्कली प्रोसेस इसलिए दिया क्योंकि एक तो मेरे पास क्या बन रहा है, ये एल्कली बन रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और दूसरा मेरे पास क्या बन रहा है, क्लोरीन बन रहा है। तो इसीलिए इस सारे प्रोसेस को हमने क्या नाम दे दिया, क्लोर एल्कली प्रोसेस, राइट। तो देखिए, when electricity is passed through an aqueous solution of sodium chloride, it decomposes to form sodium hydroxide। तो जैसे ही हमने क्या किया, यहाँ से NaCl हमने पास किया, इलेक्ट्रिसिटी पास करते ही ये जो मेरा सोडियम क्लोराइड था ये किस में डिकम्पोज हो गया, ये डिकम्पोज हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड में, और इस प्रोसेस को हमने नाम दे दिया क्लोर एल्कली प्रोसेस। तो देखिए दिस इज द इक्वेशन, दिस इज सोडियम क्लोराइड डाइल्यूटेड विद वाटर, ठीक है। तो हमने यहाँ क्या पास की, इलेक्ट्रिसिटी पास की, और इलेक्ट्रिसिटी पास करते ही मेरी रिएक्शन जो है वो प्रोसीड कर गई। तो क्लोरीन यहाँ से अपने आप सेपरेट हो जाएगा, ठीक है, क्लोरीन गैस बन जाएगा। Na will combine here with OH, ये बनाएगा NaOH, and we are left with what, हाइड्रोजन गैस। So this is a balanced equation। यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे कितने molecules हैं, there are 2 NaCl, 2 units of sodium chloride and 2 units of वाटर, ठीक है। तो ये हमारी केमिकल इक्वेशन है जो बेसिकली इस सेटअप में हमारे पास यहाँ पर हो रही होती है, ठीक है। नाउ क्लोरीन गैस इज गिवन ऑफ एट एनोड, एनोड पार्ट पे जो हमारा पॉजिटिव पार्ट होता है, पॉजिटिव टर्मिनल होता है, वहां पे क्लोरीन गैस रिलीज होती है, एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज एट द नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है कि सोडियम क्लोराइड है, जब वो एक्वस फॉर्म में है, वाटर के साथ डाइल्यूटेड है, उसमें अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो उसको 3 मेन प्रोडक्ट बनाने हैं। वन इज sodium hydroxide, which is actually the main product we are requiring, and the 2 other gases that will be formed are chlorine will be formed at what end, positive end, that is called anode, and
हाइड्रोजन गैस विल बी प्रोड्यूस्ड एट द नेगेटिव एंड, दैट इज नोन एज कैथोड। अब अगर हमें तीन चीजें मिल रही हैं चाहिए तो हमें एक ही चीज थी, वी वर ओनली रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस सोडियम हाइड्रोक्साइड, बट डज इट मीन दैट वी शुड डिस्कार्ड द अदर टू गैसेस दैट हैज बीन प्रोड्यूस्ड? नो, नथिंग इज वेस्ट, तो यहाँ से ये जो दो हमारे पास गैसेस आ रही हैं इनको भी हम क्या कर लेते हैं, यूज में ले लेते हैं। अगर हम इनको ऐसे ही छोड़ देंगे तो इट विल बी जस्ट अ वेस्टेज, है ना। तो इसीलिए ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एक ही रिएक्शन से हमें तीन बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। क्लोरीन का भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, हाइड्रोजन गैस का भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड की तो जरूरत हमें है ही, राइट। सो नाउ लेट अस सी what are the important uses of sodium hydroxide? अब अगर हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस किया है तो it means that it is important to us. So now let us see what are the important uses of sodium hydroxide. So first of all, it is used for making soaps and detergents. तो soaps और detergents बनाने के काम आता है, बेस है, soaps और detergents भी बेसिक इन नेचर होते हैं, ठीक है, तो वहां इसका यूटिलाइजेशन होता है। It is used for making artificial textile fibers such as रेयन। आई ऑलरेडी टोल्ड यू, क्लास 8th में आप चैप्टर कर चुके हैं जहां पर हम आर्टिफिशियल फाइबर्स की बात पूरी तरह डिटेल में करते हैं, है ना। देन इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरेशन ऑफ पेपर, पेपर बनाने के काम भी आता है। इट इज यूज्ड इन प्योरीफाइंग बॉक्साइट ओर। बॉक्साइट ओर क्या होता है, जहां से हमें कौन सा एलिमेंट मिलता है, एल्यूमिनियम मिलता है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करने में भी कौन मदद करता है, हमारी सोडियम हाइड्रोक्साइड। देन इट इज यूज्ड इन डीग्रीजिंग मेटल्स, ऑयल रिफाइनिंग एंड मेकिंग डाइज एंड ब्लीचेस। तो बेसिकली ये क्या करता है कि अगर ग्रीस होती है, ग्रीस जिसको हम कहते हैं स्लिपरी सी, है ना, वो उसको क्या कर देता है, डिसॉल्व कर देता है, तो उसको हटाने में ये हमारी मदद करता है, ठीक है। एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड इन ऑयल रिफाइनिंग एंड मेकिंग डाइज एंड ब्लीचेस, ठीक है। Then the last one is it is used to remove sulfurous impurities from poor क्वालिटी क्रूड ऑयल। तो क्रूड ऑयल में अगर कोई सल्फरस इम्प्योरिटीज हैं तो उसको भी रिमूव करने में हमें कौन मदद करता है, कॉस्टिक सोडा। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कॉस्टिक वॉशिंग। तो ये क्वेश्चन आपको आ सकता है कि कॉस्टिक वॉशिंग हम किसे कहते हैं। व्हेन कॉस्टिक सोडा इज यूज्ड टू रिमूव द सल्फरस इम्प्योरिटीज फ्रॉम द पुअर क्वालिटी क्रूड ऑयल, इट इज कॉल्ड वॉशिंग, कॉस्टिक वॉशिंग, राइट। तो ये कुछ यूजेस हैं, यूजेस की लिस्ट जो है वो बहुत लंबी होती है, बट राइट नाउ दीज आर द सम बेसिक यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड और कॉस्टिक सोडा वी शुड बी नोइंग, राइट। अब ये तो हो गया हमारा एक कंपोनेंट या एक कंपाउंड जिसके यूजेस हमने देखे। हमारे पास इसके अलावा क्लोरीन गैस भी प्रोड्यूस हुई थी, तो उस क्लोरीन गैस को हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, लेट अस सी। वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड में क्वेश्चन भी आ जाता है, दैट विच केमिकल कंपाउंड इज यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट, है ना। It sterilizes drinking water supply and the water in swimming pools because chlorine is disinfectant which kills germs like bacteria present in water and makes it safe. Then second one is it is used in the production of bleaching powder एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ब्लीचिंग पाउडर के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। ब्लीचिंग से आप नाम समझ तो गए होंगे, ब्लीच करना, है ना। तो ब्लीचिंग पाउडर की प्रिपरेशन में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रिपरेशन में इसका यूज होता है। देन इट इज यूज्ड टू मेक प्लास्टिक सच एज पॉलीविनाइल क्लोराइड्स। पीवीसी पाइप्स आती हैं, हमारे घरों में भी लगी रहती हैं, है ना। देन पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, द केमिकल कंपाउंड्स व्हिच आर यूज्ड टू किल पेस्ट्स so that we can get good growth of crops, right? Then it is used to make chlorofluorocarbons, CFCs, है ना, chloroform, carbon tetrachloride, CCl4, पेंट्स एंड डाई स्टफ्स। तो बहुत सारे यूजेस है, देखिए एक ही क्लोरीन है उसके कितने सारे यूजेस हो रहे हैं। तो क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म में भी क्लोरीन की जरूरत होती है। कार्बन टेट्राक्लोराइड है, चार क्लोरीन की यूनिट्स इसके साथ है ना। तो ये सारे यूजेस हैं इसके। एंड लास्ट वन इज इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग सॉल्वेंट्स फॉर ड्राई क्लीनिंग सच एज ट्राई क्लोरो इथेन। तो देखिए नाम में ही आपको सब जगह क्या मिलेगा, क्लोराइड, टेट्रा, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये क्लोरो, देन
ट्राइक्लोरोइथेन। तो इट मीन्स दैट क्लोरीन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट केमिकल हमारे कंपाउंड्स हैं जिनमें किसकी जरूरत है, क्लोरीन की जरूरत है। तो जब हम क्लोरैल्कली प्रोसेस करते हैं तो वहां बनने वाली क्लोरीन को हम यहाँ इस तरीके से यूज कर लेते हैं, राइट। सो दीज आर फ्यू यूजेस ऑफ क्लोरीन। नाउ लेट अस सी सम यूजेस ऑफ हाइड्रोजन, बिकॉज उस प्रोसेस में हमें और कौन सी गैस मिली है, हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस हुई है। सो इट इज यूज्ड इन द हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल्स टू ऑब्टेन सॉलिड फैट्स। ठीक है, हाइड्रोजिनेशन जो है आप डिटेल में करेंगे क्लास 12th में जाके, क्लास 11th में भी पढ़ेंगे कि व्हाट इज हाइड्रोजिनेशन। बेसिकली ये क्या होती है, ये ऑयल से मतलब हमें ऑब्टेन करने में मदद करती है फैट्स। ठीक है, देन इट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगेन हाइड्रोजन और क्लोरीन ही मिलके हमें क्या बना के देते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना के देते हैं, है ना। देन इट इज यूज्ड टू मेक अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर्स। तो अमोनिया की प्रेपरेशन में भी किसका यूज होता है, जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन होती है तभी हमें क्या मिलता है, तभी हमें मिलता है अमोनिया। ठीक है, और फर्टिलाइजर्स की तो बहुत ज्यादा वैल्यू है। वी नीड फर्टिलाइजर्स टू प्रोटेक्ट आवर क्रॉप्स, है ना, एंड टू एनहांस द ग्रोथ एंड यील्ड ऑफ क्रॉप। Then it is used to make methanol, पेंट्स में, वार्निशेस में, एडहेसिव्स में मिथेनॉल का यूज होता है। तो इसको बनाने में भी हमारे पास कौन मदद करता है, हाइड्रोजन। एंड लिक्विड हाइड्रोजन इज यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर रॉकेट्स। तो लिक्विड हाइड्रोजन जो है वो रॉकेट में फ्यूल्स की तरह भी काम आता है। तो दीज आर द फ्यू यूजेस, फ्यू इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ हाइड्रोजन, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट कॉस्टिक सोडा। ठीक है, उसके तीन प्रोडक्ट्स, क्लोरीन, सोडियम हाइड्रोक्साइड इटसेल्फ एंड हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन और क्लोरीन जो हमें मिल रहा था, उन दोनों से मिलकर के इन दोनों को जब हम मिलाते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, HCl मिल जाता है। ठीक है, तो ये HCl भी तो हम बना रहे हैं। तो इस HCl के भी अपने कुछ यूजेस हैं, तो एक बार उन यूजेस को भी हम गो थ्रू कर लेते हैं। इट इज यूज्ड फॉर क्लीनिंग आयरन शीट्स बिफोर टिन प्लेटिंग और गैल्वेनाइजेशन। तो बेसिकली हम अगर क्या कर रहे हैं, अपने आयरन पे टिन प्लेटिंग, अगर उसके ऊपर किसकी कोटिंग लगा रहे हैं, टिन की कोटिंग लगा रहे हैं या गैल्वेनाइजेशन कर रहे हैं, विच मीन्स कोटिंग ऑफ जिंक, तो उसमें कौन मदद करता है, उसमें पहले क्लीनिंग के कौन काम आता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये हम क्यों करते हैं टिन प्लेटिंग या गैल्वेनाइजेशन, सो दैट आवर आयरन शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ rusting, right? Then second one is it is used in the preparation of chlorides such as ammonium chloride which is used in dry cells. तो ammonium chloride की preparation में hydrochloric acid काम आता है। Basically dry cells में ये क्या करता है, pH लेवल को रेगुलेटेड रखता है अमोनियम क्लोराइड। तो अगर आपसे पूछा जाए that why ammonium chloride is used in dry cells, तो we should say that it helps to maintain the pH or it helps to regulate the pH level in the dry cell. ठीक है, then it is used in medicines, cosmetics, textile, dyeing and tanning industries. ठीक है, तो यहाँ पे इसका यूज आता है मेडिसिन में, कॉस्मेटिक्स में, डाई, किसी कपड़े को हम डाई करते हैं, कलर करते हैं। एंड लास्ट अगेन इट इज यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ प्लास्टिक्स लाइक पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो और देखिए ये जितने भी यूजेस है ना, एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है। पॉलीविनाइल क्लोराइड में क्लोरीन भी मदद कर रहा था, हाइड्रोजन भी मदद कर रहा था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इट मींस कि ऑल दीज यूजेस आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर, क्योंकि एक जो हमारा एलिमेंट है, एक हमारा जो केमिकल है, वो दूसरे को बनाने में मदद कर रहा है। तो अल्टीमेटली उनके यूजेस भी क्या हैं, एक जैसे ही हमें मिल रहे हैं। ठीक है, सो इट वाज ऑल अबाउट आवर वेरी फर्स्ट केमिकल कंपाउंड दैट वाज कॉस्टिक सोडा, जिसको हमने क्लोर एल्कली प्रोसेस से बनाया। ब्राइन को हमने यूज किया, इलेक्ट्रिसिटी को पास किया, तो हमें हमारे तीन जो केमिकल्स हैं, केमिकल कंपाउंड्स हैं, वो मिल गए। एक तो हमें क्या मिला, कॉस्टिक सोडा, और दो हमें क्या मिली, गैसेस। तीनों के यूजेस को भी हमने स्टडी कर लिया, राइट। नाउ नेक्स्ट इज ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर इज ऑल्सो नोन एज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसको क्या कहते हैं हम, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। देखिए इट मींस फॉर्मूला में एक तो कैल्शियम होगा, है ना, क्लोरीन भी होगा, और ऑक्सी मींस ऑक्सीजन। तो इट मींस कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का फॉर्मूला जो है उसमें ये तीन चीजें होने वाली हैं, कैल्शियम, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड।
Chlorine gas produced during formation of sodium hydroxide is used for the manufacture of bleaching powder. तो जब मैंने आपको uses of chlorine बताए थे तो उसमें मैंने एक point ये भी पढ़ा था that chlorine is used for the preparation of bleaching powder. तो देखिए bleaching powder हम कैसे बनाते हैं? It is prepared by passing chlorine gas over dry slaked lime. Slaked lime बहुत बार कर चुके हैं, CaOH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं। तो वो जो गैस हमारे पास प्रोड्यूस होती है जब हम उसको क्या करते हैं, ड्राई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर पास करते हैं तो मुझे क्या मिल जाता है, CaOCl2 जिसको हम कहते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और साथ में क्या रिलीज होता है, वाटर। तो बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, स्लेक्ड लाइम का रिएक्शन करवाना है क्लोरीन के साथ और हमें क्या मिल जाएगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, राइट। अब इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। पेल येलोइश कलर का होता है ये, ठीक है। अब क्योंकि इसमें क्लोरीन प्रेजेंट है तो इसमें से क्लोरीन की स्मेल भी हमें आती है। इट हैज अ स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन। देन इट इज सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर। पानी में अगर इसको हम डाइल्यूट करें, घोलें, तो ये घुल जाता है। बट इन केस अगर आपको लगता है ना कि फिर भी कुछ है जो पीछे रह रहा है, इट्स नॉट डाइल्यूटिंग, इट्स नॉट सॉल्युबल 100%, तो अगर वो पीछे कुछ रह रहा है तो दैट इज नॉट ब्लीचिंग पाउडर, दैट इज द लाइम प्रेजेंट इन इट। द स्मॉल इनसोल्युबल पोर्शन लेफ्ट बिहाइंड ऑन डाइल्यूशन इज व्हाट, दैट इज जस्ट लाइम वाटर, ठीक है। वो लाइम है उस पे जो प्रेजेंट है। नाउ ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट्स विद डाइल्यूट एसिड्स टू प्रोड्यूस क्लोरीन। क्या हो अगर ब्लीचिंग पाउडर को हम किससे रिएक्ट करा दें, एसिड से रिएक्ट करा दें। देखिए, व्हेन ब्लीचिंग पाउडर इज ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ऑल द क्लोरीन प्रेजेंट इन इट इज लिबरेटेड। अब मेरे पास कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, मुझे क्लोरीन चाहिए, है ना, मुझे क्लोरीन को उससे सेपरेट करना है, तो मैं कैसे करूंगी, जब भी क्या करते हैं, अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ जितनी भी क्लोरीन होती है वो क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। तो रिएक्शन प्रोसीड्स, ये जो मेरा कैल्शियम है वो किसके साथ जाके कंबाइन कर जाता है, सल्फेट के साथ, ठीक है। क्या बना देता है, कैल्शियम सल्फेट प्लस क्लोरीन रिलीज हो जाती है और साथ में क्या प्रोड्यूस होता है, वाटर। अब आपको मैं ये चीज बता दूं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर, दैट ब्लीचिंग पाउडर में जो मेन ब्लीचिंग का काम है वो किसका है, दिस इज द मेन ब्लीचिंग एजेंट। ये जो क्लोरीन है बेसिकली ब्लीचिंग एजेंट हमारा यही है। इस पूरे फॉर्मूला में अगर मुझसे पूछा जाए कि व्हाट इज द मेन ब्लीचिंग एजेंट इन कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, तो इसमें किसका काम है ब्लीचिंग करने का, क्लोराइड का, ठीक है, क्लोरीन का। सो द क्लोरीन प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ डाइल्यूट एसिड ऑन ब्लीचिंग पाउडर एक्ट्स एज अ ब्लीचिंग एजेंट, thus the real bleaching agent present in bleaching powder is क्लोरीन। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है that what is the bleaching agent in calcium oxychloride, so the answer should be chlorine, right? Now properties, the bleaching action of chlorine is due to its oxidizing property। तो ये जो क्लोरीन है इसका ब्लीचिंग एक्शन के पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि इसके पास कौन सी प्रॉपर्टी है, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये क्या कर देता है, ऑक्सीडेशन को एनहांस करता है। सम कलर्ड सब्सटेंसेस टर्न कलरलेस व्हेन ऑक्सीडाइज्ड बाय क्लोरीन। तो जब उसको हम अगर किसी कलर्ड सब्सटेंस को हम क्या करते हैं, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो कैसे हो जाते हैं, कलरलेस हो जाते हैं। क्यों, because chlorine oxidizes them, right? Basically bleaching powder is an arrangement for storing chlorine because chlorine gas is itself difficult to store and utilize। अब बात ये है कि अगर हमें क्लोरीन को डायरेक्टली यूज करना है ना, तो हम उसको डायरेक्टली क्यों नहीं यूज कर लेते, ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनाने की क्या जरूरत है। तो एक्चुअली में क्या होता है कि क्लोरीन गैस को स्टोर करना, यूज करना इज डिफिकल्ट, है ना। वैसे तो सिलेंडर्स में भी स्टोर किया जाता है बट टू सर्टेन लेवल्स ये टॉक्सिक भी होती है ना। तो बेसिकली कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो होता है वो एक तरीका है क्लोरीन गैस को स्टोर करने का, ठीक है, क्योंकि इट इज नॉट इजी टू स्टोर क्लोरीन अदरवाइज। सो इन फॉर्म ऑफ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड वी आर बेसिकली ट्राइंग टू स्टोर व्हाट, आवर क्लोरीन। और जब जब हमें अगर क्लोरीन की जरूरत होती है तो इसको हम क्या करते हैं, रिएक्शन करवा के सेपरेट करवा सकते हैं, राइट। सो bleaching powder is just an arrangement for storing chlorine because it is itself difficult to store and utilize, right? Now
uses bleaching, रंग देखिए, it is used for bleaching cotton and linen in textile industry, then for bleaching wood pulp in paper industry, है ना. Second one is it is also used for bleaching washed clothes in laundry. It is used for disinfecting drinking water supply to make it potable. Potable means जिसको which is good for या which is safe for drinking, है ना. That is for making drinking water free from germs. तो ये why calcium oxychloride can be used as disinfectant, because it has chlorine present in it, right. It is used for the manufacturing of chloroform. अब क्योंकि क्लोरोफॉर्म के पास क्लोरीन है, तो ये जो हमारा ब्लीचिंग पाउडर है ये भी क्लोरोफॉर्म बनाने में हमारी हेल्प कर सकता है. देन इट इज यूज फॉर मेकिंग वूल अनश्रिंकेबल. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय श्रिंकेबल? कि जो चीज क्या है, मान लीजिए हमने कोई वूल का हमने कोई क्लोथ लिया, कोई स्वेटर लिया, लेकिन उसको धोया तो वो श्रिंक हो गया. तो अगर उसको हम किससे ट्रीट कर दें, इफ वी आर गोइंग टू ट्रीट इट विद ब्लीचिंग पाउडर, इट विल नॉट श्रिंक, है ना. तो हमें वूल को अनश्रिंकेबल बनाने में कौन हेल्प करता है? ब्लीचिंग पाउडर, राइट. नाउ द थर्ड इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड इज वॉशिंग सोडा. इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, पर डिटेल में नहीं किया है. सो वॉशिंग सोडा इज बेसिकली सोडियम कार्बोनेट कंटेनिंग 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. इसके पास क्या है? 10 वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है. फॉर्मूला इसका क्या होता है? Na2CO3 डॉट 10H2O. तो ये जो डॉट लगाकर 10H2O लिखा है, ये क्या है? These are water of crystallization. Now sodium carbonate does not contain any water of crystallization, is called anhydrous sodium carbonate, commonly known as soda ash. तो बेसिकली क्या होता है कि अगर तो 10 वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, फिर तो इसे हम क्या कह रहे हैं? ये वॉशिंग सोडा है, लेकिन हाइड्रेटेड फॉर्म में है, ठीक है. इफ इट इज Na2CO3 डॉट 10H2O. अब इसके पास क्या प्रेजेंट है? 10 वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है. तो ये किस फॉर्म में है? ये हाइड्रेटेड है, ठीक है, हाइड्रेटेड है, राइट. अगर क्या हो, इसके पास ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है, ये 10 मॉलिक्यूल्स अब इसके पास प्रेजेंट नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? ये एनहाइड्रस हो जाएगा. अब ये हाइड्रेटेड फॉर्म में नहीं है, अब ये एनहाइड्रस है. और एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट को हम क्या कहते हैं? सोडा ऐश कहते हैं, राइट. ठीक है. नाउ इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है? तो जिस मेथड से हम क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, उस मेथड को हम कहते हैं सॉल्वे प्रोसेस, राइट. तो जैसे हमने कॉस्टिक सोडा के प्रोसेस को नाम दिया था क्लोरैल्कली प्रोसेस, वैसे ही हम जब वॉशिंग सोडा बनाते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सॉल्वे प्रोसेस. इस प्रोसेस में 3 स्टेप्स होते हैं, बहुत ही इजी हैं, ठीक है. तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं? अगेन सी अ कोल्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कॉल्ड ब्राइन. तो पहला कंपाउंड भी हमारा किससे बना था? कॉमन सॉल्ट से बना था, है ना. अब ये दूसरा कंपाउंड आ गया जहां पे रॉ मटेरियल क्या यूज हो रहा है? कॉमन सॉल्ट यूज हो रहा है. तो सी सोडियम क्लोराइड की यूटिलिटी कितनी ज्यादा है ना. तो अगेन हमने क्या किया? ब्राइन लिया और उसको किसके साथ रिएक्ट कराएंगे? अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, साथ में वाटर होगा, रिएक्ट करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलेगा. सी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट वॉशिंग सोडा नहीं होता है, ओके. सो हमने क्या लिया? ये लिया सोडियम क्लोराइड, ब्राइन एक्वस फॉर्म में हमारे पास होगा, ठीक है ना. साथ में हमने क्या लिया? अमोनिया ले लिया और कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया. अब जब ये रिएक्शन हमारी होगी तो हमारे पास क्या बन जाएगा? ये जो क्लोरीन है ये किसके साथ कंबाइन कर जाएगा? अमोनिया के साथ. क्या रिलीज करेगा? अमोनियम क्लोराइड. और पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा? NaHCO3. अभी ये जो NaHCO3 है ये क्या है? बेकिंग सोडा है. दिस इज फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा. तो यहाँ से आपने क्या सीख लिया? यहाँ से हमें पता लग गया कि बेकिंग सोडा कैसे बनाते हैं. इट मींस बेकिंग सोडा का मेथड भी क्या होगा? सेम होगा, सॉल्वे प्रोसेस से ही बनेगा वो भी, ठीक है. तो अभी हमारे पास क्या आया? NaHCO3 आ गया हमारे पास, ठीक है. Here the sodium hydrogen carbonate formed is only slightly soluble in water,
सो इट प्रेसिपिटेट्स आउट एज अ सॉलिड, क्योंकि ये सॉलिड ये सॉल्युबल नहीं होता, ठीक है, तो ये क्या होगा, प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। तो हमने क्या किया, ब्राइन को अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ट्रीट किया, तो हमें मिल गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। लेकिन ये हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें तो चाहिए वॉशिंग सोडा, जिसका फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O। तो अभी इस फॉर्मूला के पास क्या है, ये तो हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसका मतलब हमें पहले इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कार्बोनेट पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर इसको क्या प्रोवाइड कराने पड़ेंगे, 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी देने पड़ेंगे। सो नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स आवर सेकेंड स्टेप। तो सेकेंड स्टेप में क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, ड्राइड एंड हीटेड। अब हम क्या करेंगे कि ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हमारे पास आया है, उसको फिल्टर और ड्राई करने के बाद हम क्या कर देंगे, हीट करेंगे। और जैसे ही हम इसको हीट करते हैं, इससे हमारे पास क्या बाहर आ जाता है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाता है, और पीछे हमारे पास क्या बच जाता है, सोडियम कार्बोनेट, राइट। तो हमारे को क्या मिल जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। तो पहले स्टेप में तो क्या किया कि हमने ब्राइन लिया, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ट्रीट करवाया, तो हमें अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिल गया। अब इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हमने क्या किया, हीट किया, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज हुई, और पीछे क्या रह गया, सोडियम कार्बोनेट। अब इसके पास 10 वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है, अभी भी वॉशिंग सोडा हमारा नहीं बना है। तो अब हम क्या करते हैं, रिक्रिस्टलाइजेशन करते हैं, ठीक है। तो हम क्या प्रोवाइड करवाते हैं, इसको 10 वाटर मॉलिक्यूल्स प्रोवाइड करवाते हैं। सो Na2CO3 is when treated with 10 water molecules, we get Na2CO3.10H2O and this is our washing soda, right? तो 3 स्टेप्स में हमें क्या मिल जाता है, वॉशिंग सोडा मिल जाता है। सो दिस इज हाउ वी प्रिपेयर वॉशिंग सोडा बाय द प्रोसेस ऑफ थ्रू सॉल्वे प्रोसेस, राइट। नाउ इसकी प्रॉपर्टीज, वॉशिंग सोडा हमें पता है ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ठीक है। इट इज वन ऑफ द फ्यू मेटल कार्बोनेट्स विच आर सॉल्युबल इन वाटर। मेटल कार्बोनेट है जो पानी में घुल सकता है, इसलिए इसको अल्कलाइन भी बोलते हैं, अल्कली भी बोलते हैं। अब आप सोचिए कि आप ऐसा वॉशिंग सोडा लेके आते जो पानी में घुलता ही नहीं है ना, जो डाइल्यूट ही नहीं, डिसॉल्व ही नहीं होता, तो क्या वो फोम बनाता या हमारे किसी काम का होता, नहीं होता, राइट। देन द सोल्यूशन ऑफ वॉशिंग सोडा इन वाटर इज अल्कलाइन। ऑब्वियसली एनी कार्बोनेट या एनी बेस विच इज सॉल्युबल इन वाटर इज नोन एज अल्कली एंड इट्स सोल्यूशन विल बी अल्कलाइन, ठीक है। अब अल्कलाइन है तो बेस है, तो क्या करेगा, रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देगा, ब्लू में। सी अगेन एंड अगेन वी आर रिपीटिंग द सेम थिंग्स, वही लिटमस का कलर चेंज करना, वही बेसिक सोल्यूशन, वो अल्कलाइन है ना, तो अल्टीमेटली वही सेम चीजें जो है वो रिपीट हो रही हैं। देन इसकी डिटर्जेंट प्रॉपर्टी और क्लींजिंग एक्शन की, क्यों हमारे पास ये जो वॉशिंग सोडा है इसकी क्लींजिंग प्रॉपर्टी आती कहाँ से है, व्हाई इट बिहेव्स एज अ क्लींजर, या हाउ इट इज एबल टू रिमूव द डर्ट एंड डस्ट फ्रॉम आवर क्लोथ्स। तो बेसिकली क्या होता है, washing soda has cleansing properties because it can remove dirt and grease from dirty clothes etc. Washing soda attack dirt and grease to form water soluble products। तो क्या होता है, जब वॉशिंग सोडा जो डर्ट और या ग्रीस होती है उसके साथ कंबाइन करता है तो उसको ये वाटर सोल्यूबल बना देता है, ठीक है। तो जब वो वाटर सोल्यूबल हो जाएगा और उसको हम पानी में वॉश करेंगे तो वो डर्ट और ग्रीस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, हमारे कपड़ों से रिमूव हो जाएगी, राइट। Which are then washed away on rinsing with water। तो क्या करता है ये डर्ट और ग्रीस के साथ मिलके वाटर सॉल्युबल प्रोडक्ट बना देता है जो इजीली पानी में धोने के बाद रिमूव हो जाता है। नाउ वॉशिंग सोडा इज हाइग्रोस्कोपिक नेचर। हाइग्रोस्कोपिक कौन होता है, जो क्या करता है, मॉइस्चर को अब्सॉर्ब कर लेता है एयर से। अगर आपने कभी ध्यान दिया हो, सपोज यू हैव केप्ट द पैकेट ओपन ऑफ डिटर्जेंट, तो आपको बड़े बड़े वो सॉलिड से मास दिखेंगे डिटर्जेंट के, अदरवाइज तो वो पाउडर्ड फॉर्म में होता है ना। तो वो क्यों होता है, बिकॉज इट इज हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर एंड इट कैन अब्सॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एयर, राइट। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ वॉशिंग सोडा। नाउ लेट अस सी द यूजेस। बहुत ही सिंपल है, यूजेस हमें पता ही है।
It is used as a cleansing agent for domestic purposes like removing burnt-on greases from kitchen utensils, washing clothes, etc. Basically kitchen utensils में तो हम कम use करते हैं, लेकिन washing clothes में हम ज़्यादा use करते हैं, है ना. In fact, sodium carbonate is a component of many dry soap powders. हाँ, बहुत सारे ड्राई सोप पाउडर्स का ये कंपोनेंट होता है, ठीक है. देन इट इज यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज आई एम मार्किंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है. Which chemical compound is used to remove the hardness of water? So it is washing soda which is used to remove the permanent hardness of water. What do you understand by hardness of water? Basically क्या होता है, water को हम दो तरीके से define करते हैं ना. दो तरीके से कह सकते हैं कि water soft water भी हो सकता है, hard water भी हो सकता है. तो कई बार आपने ऑब्जर्व किया होगा, अगर आप कभी घूमने जाएं या कहीं, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आप चाहे जितना मर्जी साबुन लगा लो, फोम नहीं बनती है ना. और कुछ पानी ऐसा होता है कि आप साबुन लगाते ही बहुत सारी झाग बनने लग जाती है ना. तो बेसिकली डिफरेंस होता है पानी का, हार्ड वाटर का, सॉफ्ट वाटर का. तो अगर कोई ऐसा पानी है वो हार्ड वाटर है, तो उसकी हार्डनेस को किसकी मदद से रिमूव किया जाता है? वॉशिंग सोडा की मदद से. और ये क्वेश्चन आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है. इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास, सोप एंड पेपर, एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स. ठीक है, तो ये यूजेस हैं, ये हमें लर्न ही करने हैं. कुछ यूजेस हमें पता हैं, कुछ हम अपने आप लिख सकते हैं, और कुछ यूजेस हमें अपने माइंड में रख के याद रखने हैं कि ये ग्लास की मैन्युफैक्चरेशन में भी काम आता है, ये सोडियम कंपाउंड जैसे कि बोरेक्स हो गया उसकी मैन्युफैक्चरिंग में भी काम आता है, राइट. सो दीज आर द सर्टेन यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा. नाउ लेट अस कम टू बेकिंग सोडा. अब आप ध्यान दीजिए, बेकिंग सोडा की इक्वेशन हमारी पहले ही होगी. जब हम क्या कर रहे थे, वॉशिंग सोडा बना रहे थे, तो बीच में हमारे पास एक स्टेप आया था, वहीं पे हमें बेकिंग सोडा मिल गया था, ठीक है. सो द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3, राइट. ये देखिए, ये जो हमारा फर्स्ट स्टेप था, हमारे पास यही क्या बन रहा था, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन रहा था, है ना. So the chemical name of baking soda is sodium hydrogen carbonate and it is also called sodium bicarbonate. ठीक है, तो एक हो गया सोडियम कार्बोनेट और एक हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट. सो प्रोडक्शन कैसे होगी? अगेन सॉल्वे प्रोसेस से, सेम रिएक्शन, ब्राइन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज कॉल्ड ब्राइन. अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे, अमोनियम क्लोराइड रिलीज हो जाएगा और हमारे पास क्या बच जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा कहते हैं, राइट. तो बहुत ही इजी है, एक ही रिएक्शन में हमें दो प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, ठीक है. अब इसकी प्रॉपर्टीज देखें. इट कंसिस्ट्स ऑफ व्हाइट क्रिस्टल्स व्हिच आर स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर विद अ स्लाइट सॉल्टी टेस्ट, ठीक है. तो आपने देखा ही होगा, बेकिंग सोडा व्हाइट कलर का होता है ना, नमक के जैसा दिखता है, लेकिन नमक के क्रिस्टल्स थोड़े बड़े होते हैं, थोड़े रफ होते हैं, ये थोड़ा बहुत ही माइन्यूट छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है. इट इज माइल्ड एंड नॉन कोरोसिव बेस. माइल्ड है इसीलिए इसको हम अपने फूड उसमें प्रेपरेशंस में इन्वॉल्व करते हैं. अगर माइल्ड नहीं होता तो यूज नहीं कर सकते थे. देन द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज माइल्डली अल्कलाइन. तो ये ज्यादा अल्कलाइन भी नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस भी नहीं है, राइट. एक्शन ऑफ हीट. When sodium hydrogen carbonate is heated, then it decomposes to give sodium carbonate with the evolution of carbon dioxide gas. तो ये वो सेम स्टेप आ गया हमारा सेकंड, कि क्या होगा अगर हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करेंगे, तो क्या होगा, हीट करते ही क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्या है, रिलीज हो जाएगी, एंड वी आर लेफ्ट विद व्हाट, सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3. तो अब इसके यूजेस देख लेते हैं, है ना. और ये जो मैं लेट मी रिपीट कि अगर ये जिसके पास 10 वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं है वो सोडा ऐश है, ठीक है. नाउ लेट अस सी द यूजेस. इट इज यूज्ड as an antacid in medicine to remove the acidity of stomach. क्योंकि बेस है तो इसलिए इसको as an antacid भी यूज किया जा सकता है. It is used in making baking powder. Again, this is coming for the third time. बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर कैसे बनता है, जब हम इसमें क्या ऐड कर देते हैं, टार्टरिक एसिड ऐड कर देते हैं. टार्टरिक एसिड ऐड करते ही जो हमारा बेकिंग पाउडर है, सॉरी बेकिंग सोडा है,
वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग सोडा को क्या बनाने में यूज किया जाता है, बेकिंग पाउडर बनाने के लिए यूज किया जाता है, जिसको हम कहाँ यूज करते हैं, बेकरी में, है ना। The soft and fluffy nature of bread and cakes is due to the production of carbon dioxide। अच्छा, इससे पहले जैसे हम केक्स बनाते हैं या बेकरी के और प्रोडक्ट्स बनाते हैं, आपने देखा होगा वो जो केक होता है बहुत ही सॉफ्ट होता है, फूला फूला फ्लफी होता है ना। तो वो जो फ्लफीनेस आती है केक में, वो किसकी वजह से आती है, सी द सॉफ्ट एंड फ्लफी नेचर ऑफ आइदर ब्रेड और केक्स इज ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन इट इज हीटेड और मिक्सड इन विद वाटर। तो बेसिकली क्या होता है कि हम क्या करते हैं, बेकिंग पाउडर ऐड करते हैं, ठीक है। बेकिंग पाउडर ऐड करते हैं हम जब बेकरी में कुछ बनाते हैं, हम केक भी बनाए तो बेकिंग पाउडर ऐड करते हैं। अब बेकिंग पाउडर में दो कंपोनेंट्स हैं, एक तो बेकिंग सोडा है, दूसरा उसके पास क्या है, टार्टरिक एसिड है, ठीक है। तो ये जो NaHCO3 है ये हमें किससे मिल रहा है, दिस पार्ट इज कमिंग फ्रॉम बेकिंग सोडा, है ना। और ये जो मैंने H पॉजिटिव आयन लिखा है, ये क्यों लिखा है, टार्टरिक एसिड, एसिड क्या जनरेट करता है, H पॉजिटिव आयंस जनरेट करता है, ठीक है। तो ये मुझे कहाँ से मिल रहा है, टार्टरिक एसिड से। तो जब हम क्या करते हैं, केक बनाते हैं, उसको हीट करते हैं, चाहे हम माइक्रोवेव में रखें या हम गैस पे भी कुकिंग करें, तो हम क्या करते हैं, उसको हीट करते हैं, और हीट करते ही जब ये रिएक्शन होती है तो वाटर रिलीज होता है, ये Na पॉजिटिव हमें मिलता है, ये हमें सोडियम सॉल्ट से मिलता है, ठीक है। यहाँ क्योंकि ये सोडियम है, ये सॉल्ट बनाएगा, वहां से Na पॉजिटिव आयन लिबरेट होगा और साथ में प्रोड्यूस होगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब हमारा फोकस जो है वो इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस के ऊपर है। दिस कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लफीनेस ऑफ केक। बेसिकली क्या होता है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जब वो केक प्रिपेयर हो रहा होता है तो उसके बीच में जाके ट्रैप हो जाती है, ठीक है। द कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस्ड गेट्स ट्रैप्ड इन द वेट डो एंड बबल्स आउट स्लोली, मेकिंग द केक टू राइज एंड बिकमिंग सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। तो ये क्या करती है, यही के जो कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे केक को फ्लफी बनाती है, स्पॉन्जी बनाती है, क्योंकि वो क्या करती है, उसके बीच में जगह को क्या कर लेती है, ऑक्यूपाई कर लेती है, राइट। आपको दिखता होगा, स्पेस दिखता है, वो पहले क्या करती है, अपने आप को ट्रैप करती है वेट डो में और फिर धीरे धीरे बबल आउट होती है, राइट। अब क्या हो अगर हम बेकिंग पाउडर ना डालें, बेसिकली हम सिर्फ बेकिंग सोडा ही क्यों नहीं डाल देते हैं, ठीक है। तो अगर हम बेकिंग सोडा डालें तब क्या, तब काम हो जाना चाहिए। होता क्या है कि अगर हम बेकिंग पाउडर नहीं डाल रहे हैं तो ये जो हमारा केक है इट विल बी हार्ड एंड क्वाइट स्मॉल। तो फिर क्या होगा, अगर हम बेकिंग पाउडर नहीं डालेंगे तो हमें ये H पॉजिटिव आयंस भी नहीं मिलेंगे, है ना। तो टार्टरिक एसिड के एब्सेंस में क्या होगा, एक तो हमारा जो केक है उसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं होगा, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होने की वजह से, ठीक है। क्या होता है बेसिकली कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी हो रही होती है ना। तो ये जो बेकिंग पाउडर अगर हम नहीं डालते हैं और खाली बेकिंग सोडा ही यूज कर लेते हैं तो क्या होता है कि हमारा जो केक होगा वो कैसा होगा, हार्ड होगा, और ना ही तो वो फ्लफी होगा, ना ही साइज में क्या होगा, वो बड़ा होगा, ठीक है। तो वो जो फ्रेग्रेंस आती है, जो टेस्ट आता है, वो किसकी वजह से आता है हमारे पास, बेकिंग पाउडर की वजह से, राइट। तो बेकिंग पाउडर डालना हमें जरूरी होता है, राइट। नाउ यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा, एक तो हमने पढ़ लिया पहले ही कि कहाँ कहाँ यूज हो रहा है ना। दिस इज द सेम टॉपिक, वी आर कंटिन्यूइंग, कंफ्यूज नहीं होंगे। पहले तो हमने ये 3 यूजेस कर लिए कि एक तो ये क्या होता है, एंटासिड की तरह यूज होता है, बेकिंग पाउडर में यूज होता है, और वही बेकिंग पाउडर में जो हमारा ये यूज होता है बेकिंग सोडा, तो वो अल्टीमेटली क्या करता है, हमारे केक को सॉफ्ट बनाने में और फ्लफी बनाने में हेल्प करता है। और रीजन क्या है उसके पीछे, कार्बन डाइऑक्साइड इज अ रीजन। एंड द फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स। आग बुझाने के काम आता है बेकिंग सोडा। नाउ थिंक अबाउट इट, बेसिकली हमारे पास सोडा एसिड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं। अब देखिए इसके नाम में ही लिखा है, एक तो इसके पास क्या प्रेजेंट है, सोडा प्रेजेंट है, दूसरा इसके पास क्या प्रेजेंट है, एसिड प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये सेटअप है, देखिए ये हमारे पास क्या होता है, ये हमने यहाँ पे क्या डाल रखा है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्यूशन, ठीक है। तो फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्यूशन होता है, और बीच में अलग से एक ट्यूब में इसके अंदर क्या डाला हुआ है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला हुआ है, ठीक है। क्या डाला हुआ है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला हुआ है। तो क्या होता है, सोडा एसिड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर कंटेन्स अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड इन सेपरेट कंटेनर्स इनसाइड देम, ठीक है। ये अलग है और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड अलग है। अब क्या होता है, अगर
इसको हम इन्वर्ट करें, सपोज मैंने इन्वर्ट कर दिया, तो ध्यान दीजिए यहाँ से ये बंद नहीं है, खुला है, ठीक है। या तो मैं इन्वर्ट कर दूं या मैं नोजल को प्रेस करूं, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। When the knob of fire extinguisher is pressed or it is inverted, the sulfuric acid mixes, this is sulfuric acid, it mixes with sodium hydrogen carbonate to produce a lot of carbon dioxide। तो क्या होता है, ये यहाँ पर जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है और ये सल्फ्यूरिक एसिड है, ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं और क्या बना देते हैं, बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड बना देते हैं, ठीक है। अब ये जो द प्रेशर ऑफ दिस कार्बन डाइऑक्साइड गैस फोर्सेस अ स्ट्रीम ऑफ लिक्विड टू फॉलो ऑन बर्निंग सब्सटेंस। तो उस प्रेशर से ऐसे लगता है कि बर्निंग सब्सटेंस पे एक स्ट्रीम ऑफ लिक्विड जो है वो फॉल कर रही है। तो अल्टीमेटली वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, वो क्या करती है, अगर कोई चीज जल रही है तो उसके आसपास एक वो कवरिंग की तरह, एक ब्लैंकेट की तरह उसको क्या कर देगी, प्रोटेक्ट कर लेगी, उसके ऊपर एक ब्लैंकेट की तरह लेयर या कवरिंग बना लेगी। एंड नाउ वी वेरी वेल नो कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, इट एक्सटिंग्विशेस द फायर, है ना। ये किस में मदद करता है, एक्सटिंग्विशेस फायर। ये हमने ऐसे ही नहीं कह दिया, हमने टेस्ट किया था, बर्निंग कैंडल लेके आए थे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है तो हमारी कैंडल क्या हो जाती है, वो बुझ जाती है। हाँ, अगर हाइड्रोजन गैस होती है तब वो पॉप साउंड के साथ बर्न करती है। तो ये जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, इट फॉर्म्स अ ब्लैंकेट अराउंड द बर्निंग सब्सटेंस एंड कट्स ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर टू बर्निंग सब्सटेंस। अब एयर नहीं होगी, ऑक्सीजन नहीं होगा, तो जो बर्निंग प्रोसेस है वो अपने आप रुक जाएगा, ठीक है, वो आगे नहीं बढ़ेगा, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा। कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो बेसिकली बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा दोनों की प्रेपरेशन सेम है। एक फर्स्ट स्टेप में हमें बेकिंग सोडा मिल जाता है, आगे 2 स्टेप और चलें तो हमें वॉशिंग सोडा मिल जाता है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियां आपने देखी होंगी, व्हाइट से कलर में बनी होती है ना वो, या सीलिंग पे बहुत सुंदर डिजाइन होते हैं, वॉल पुट्टी करते हैं, वो क्या है, दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी मतलब हाफ, हाइड्रेट मीन्स वाटर, हेमीहाइड्रेट। इट्स फॉर्मूला इज CaSO4 dot half H2O. It is commonly called POP, देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो ओरिजिनेटिंग कंट्री था वो क्या था, पेरिस था, वहीं से इसका नाम पड़ गया प्लास्टर ऑफ पेरिस, राइट। अब इसकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं, इसका रॉ मटेरियल है जिप्सम। क्या है इसका रॉ मटेरियल, जिप्सम। जिप्सम का फॉर्मूला है CaSO4 dot 2H2O। देखिए फर्क ज्यादा नहीं है, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन रहा है वो भी क्या है, कैल्शियम सल्फेट है, लेकिन वो हेमीहाइड्रेट है, उसके पास सिर्फ आधा वाटर मॉलिक्यूल है, और इसके पास कितने हैं, जिप्सम के पास 2 हैं, ठीक है। तो उसी से क्या हो गया, प्रॉपर्टी चेंज हो गई। तो जब क्या करते हैं, इस जिप्सम को हम करते हैं हीट, ठीक है, तो कितने टेम्परेचर पे, आइदर 100 डिग्री सेल्सियस और वी कॉल इट 373 केल्विन। तो क्या होता है, यहां से हमें, ये मैंने लिखा है 0.5 H2O, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं CaSO4 dot half H2O plus 1.5 H2O। तो ये क्या हो गया, ये जो 2 वाटर मॉलिक्यूल्स थे वो आधे और 1.5 में टूट करके अलग हो गए, और ये जो मुझे यहाँ से मिला CaSO4 dot half H2O वो मेरा क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, राइट, जिसको कि हम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट भी बोलते हैं। इन प्रेपरेशन ऑफ पीओपी, अब एक चीज ध्यान देंगे, टेम्परेचर कितना कहा, 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 373 केल्विन, है ना, वन एंड द सेम थिंग। ये डिग्री सेल्सियस में है, ये केल्विन में है। क्या हम किसी भी टेम्परेचर पे हीट कर सकते हैं जिप्सम को, नहीं, टेम्परेचर हमारा बढ़ना नहीं चाहिए, इट शुड बी फिक्स्ड at 373 Kelvin only. In preparation of POP, heating of gypsum should be controlled carefully because if temperature goes above 373 Kelvin, अब आपने बढ़ा दिया टेम्परेचर 400 केल्विन कर दिया, तो क्या होगा, all its water of crystallization is eliminated and anhydrous calcium sulfate called dead burnt plaster is formed. अब यहाँ तो हम क्या कर रहे हैं, कंट्रोल्ड हीटिंग कर रहे हैं, तो ये जो हमारे 2 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो आधे
और 1.5 में टूट रहे हैं, ठीक है। यहाँ से हमें जो कंपाउंड चाहिए वो मिल रहा है। लेकिन अगर मैं इसको बहुत ज्यादा हीट कर दूंगी तो ये पूरा का पूरा जो टू वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या हो जाएंगे, सॉरी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, ये क्या हो जाएंगे, इवेपोरेट हो जाएंगे। तो फिर हमारे पास ये नहीं बचेगा और फिर हमारे पास क्या आएगा, फिर डायरेक्टली हमारे पास क्या हो जाएगा कि ये रहा मेरा CaSO4.2H2O। इसको मैंने बहुत ज्यादा हीट कर दिया, मैंने सपोज 400 केल्विन पे कर दिया, तो क्या हो जाएगा, सारे 2 वाटर मॉलिक्यूल्स गए और मेरे पास क्या बचा, CaSO4। अब ये मेरे किसी काम का नहीं है, दिस इज जस्ट डेड बर्न्ट प्लास्टर। ये प्लास्टर क्यों कहा या प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहा, हड्डी अगर टूटती है तो उसको जोड़ने के लिए प्लास्टर किया जाता है, तो वो यही है प्लास्टर। ओके, तो अगर पूछा जाए व्हाट इज डेड बर्न प्लास्टर, सो व्हेन both the water of crystallization are removed and only calcium sulfate is left, that is called dead burnt plaster, जो हमारे किसी काम का नहीं है, राइट। नाउ एक और चीज, फॉर्मूला अगर आपको CaSO4.12H2O मिले या फिर 2CaSO4.H2O मिले, कंफ्यूज नहीं होंगे, बोथ आर द फॉर्मूलाज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। ऐसा क्यों, बेसिकली क्या होता है कि हाफ मॉलिक्यूल का एग्जिस्ट करना इम्पॉसिबल है प्रैक्टिकली। तो बेसिकली होता ये है कि जो 2 यूनिट्स हैं कैल्शियम सल्फेट के, वो आधा आधा वाटर मॉलिक्यूल को आपस में क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। बट इट डजंट मैटर, फॉर्मूला आपको ऐसे लिखा मिले या ऐसे लिखा मिले, दोनों ही किसके फॉर्मूलाज हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस के, ठीक है। सो द फॉर्मूला ऑफ CaSO4.12H2 actually means that 2 units of calcium sulfate share 1 molecule of water, so that the effective water of crystallization for 1 CaSO4 unit comes to half water molecule। तो सपोज अगर कभी क्वेश्चन आ जाए और वहां पे फॉर्मूला पूछा हो, आपको 4 ऑप्शन दिए हो, 4 ऑप्शंस में से आपको हाफ H2O तो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन ये दिख रहा है 2CaSO4.H2O, तो ये भी हमारा किसका फॉर्मूला है, ये भी हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही फॉर्मूला है। क्लियर। अब अगर इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें, वाइट होता है ना, प्लास्टर चढ़ा हुआ सबने देखा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब ये क्यों यूज होता है उसमें, मेडिसिनल उसमें, क्यों, क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस इज अ वेरी रिमार्केबल प्रॉपर्टी ऑफ सेटिंग इनटू हार्ड मास ऑन वेटिंग विद वाटर। तो बेसिकली क्या होता है कि जब हम क्या करते हैं वापस से, अब देखिए ये रिएक्शन रिवर्सिबल हो रही है, ठीक है। हमने पहले क्या किया था, ये क्या है, दिस इज नथिंग एल्स बट दिस इज जिप्सम, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मेरा POP है, अगर इसमें मैंने वापस से पानी ऐड किया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, CuSO4.2H2O। मतलब जो मेरा स्टार्टिंग मटेरियल था ना CuSO4.2H2O, इसको जब मैं क्या कर रही थी, हीट कर रही थी, तो ये किस में ब्रेक डाउन हो रहा था, CuSO4.12H2O प्लस 1.5 वाटर मॉलिक्यूल में हो रहा था। अब ये वही इक्वेशन सेम रिपीट हो गए, उसको रिवर्स करके लिख दिया। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस में वापस से हम क्या करें, थोड़ा वाटर ऐड करें, तो वो एक हार्ड मास में सेट हो जाता है, ठीक है। हार्ड मास क्या है, जिप्सम है। तो वो बेसिकली वही हार्ड मास जो है हमें क्या बनाने के काम आता है, प्लास्टर चढ़ाने के काम आता है। इसीलिए वो कैसा, अगर आपने कभी देखा हो, बहुत ही हार्ड होता है, ठीक है। तो नाउ लेट अस सी इट्स यूजेस। इट इज यूज्ड इन हॉस्पिटल फॉर सेटिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स टू एंश्योर करेक्ट हीलिंग। अब वो इतना हार्ड होता है कि अंदर हमारी जो बोन होती है उसकी हिलने की, जब वो सही फॉर्म में नहीं है तो कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं होती है ना। देन इट इज यूज्ड इन मेकिंग टॉयज, डेकोरेटिव मटेरियल, चीप ऑर्नामेंट्स, कॉस्मेटिक्स, ब्लैकबोर्ड, चौक एंड कास्ट फॉर स्टैच्यूज ड्यू टू इट सेटिंग प्रॉपर्टी। तो बहुत सारी सुंदर सुंदर मूर्तियां आपने देखी होंगी, अक्सर सड़क के किनारे भी बैठे रहते हैं, वो बनाते हैं। आपको पहले वो व्हाइट कलर में दिखते हैं, उसको बाद में वो कलर कर लेते हैं ना। तो उसमें भी क्या यूज हो रहा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज हो रहा है। सीलिंग्स में बहुत सुंदर सुंदर डिजाइन होते हैं, वहां पर भी यूज होता है। इट इज यूज एज फायर प्रूफिंग मटीरियल, ठीक है, फायर प्रूफिंग मटीरियल में भी इसका इस्तेमाल होता है। इट इज यूज इन केमिस्ट्री लेबोरेटरीज फॉर सीलिंग एयर गैप्स इन apparatus where एयर टाइट अरेंजमेंट इज रिक्वायर्ड। तो अगर कहीं कोई एयर गैप होता है और हमें एयर टाइट कंडीशन चाहिए, तो वहां पे भी क्या यूज होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट इज यूज फॉर मेकिंग सरफेसेस ऑफ वॉल स्मूथ बिफोर पेंटिंग देम।
वॉल पुट्टी करते हैं, है ना, तो वो क्या है, दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस. सो दीज वर द सर्टेन यूजेस. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अभी तक जैसे हम क्या कर रहे थे, CaSO4.2H2O या फिर CaSO4.12H2O. ठीक है, हम ये कह रहे हैं. तो ये जो हम डॉट के बाद ऐसे लिख रहे हैं, ये क्या है, ये है मेरे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, राइट. इनको क्या कहते हैं हम, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. सब केमिकल्स के पास नहीं होगा. अभी हमने और किस केमिकल के पास पढ़ा था, Na2CO3.10H2O. वॉशिंग सोडा के पास था, बेकिंग सोडा के पास नहीं था. There are some salts which contains few water molecules as an essential part of their crystal structure. Such salts are called hydrated salts. तो ऐसे salts जिनके crystal structure का एक important part कौन बनाते हैं, ये water molecules बनाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, hydrated salts. या फिर इस water molecule को क्या कहते हैं, water of crystallization. For example, Na2CO3.10H2O, washing soda, gypsum, CaSO4.2H2O, plaster of Paris, CaSO4.12H2O, and copper sulfate, CuSO4.5H2O. तो ये हमारा क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, ये है हमारा डेकाहाइड्रेट. इसके पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, 10 हैं. तो इसको क्या कह देंगे हम, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट. इसके पास कितने हैं, 2 हैं. तो 2 के लिए क्या यूज करते हैं, डाई या बाय, डाईहाइड्रेट. हाफ है, हाफ के लिए हेमीहाइड्रेट, हाफ के लिए लिखते हैं हेमीहाइड्रेट. और 5 के लिए क्या लिखते हैं, पेंटाहाइड्रेट. ठीक है, तो दिस इज कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, राइट. तो ऐसे हमारे सॉल्ट्स जिनके पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होता है, उनके क्रिस्टल स्ट्रक्चर का इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसे हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट्स. अब आप एक चीज ध्यान रखेंगे कि अगर इसके पास वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो वेट फॉर्म में होगा, पानी है तो गीला होगा, नहीं. इनका हमारे सॉल्ट को वेट करने में कोई रोल नहीं है. ठीक है, सी, water of crystallization is just a part of crystal structure and since it is not free, it does not wet the salt. ये free form में नहीं होते, इसलिए हमारे salt को ये wet नहीं करते हैं. तो basically important role क्या है water of crystallization का, या तो हमारे crystal structure को shape देना या फिर उसको कोई specific color देना. ठीक है, so the water of crystallization give the crystals of the salt their shape and in some cases impart them color. For example, जो हमारा copper sulfate pentahydrate होता है, that is blue in color due to presence of these 5 water molecules, है ना. और ये है मेरे पास iron sulfate FeSO4.7H2O, ये होता है green color का, right, due to presence of water of क्रिस्टलाइजेशन. अब कुछ मेरे पास एक 3-4 नाम है, ये हमें कॉमन नेम पता होने चाहिए. ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड नो देयर नेम्स. जैसे कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट है, ब्लू कलर का होता है, इसको हम ब्लू विट्रोल भी कहते हैं. क्या कहते हैं, ब्लू विट्रोल, राइट. अब मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, हेप्टा मीन्स 7, तो इसको हम कहते हैं एप्सम सॉल्ट. तो क्वेश्चन कई बार इस नाम से भी आ जाता है, इसलिए हमें ये कॉमन नेम पता होने चाहिए. देन कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट, पता है हमें डाईहाइड्रेट, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स कैल्शियम सल्फेट, तो वो क्या है, वो हमारा जिप्सम है. देन आयरन सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, ग्रीन, ये जो मैंने आपको अभी दिखाया FeSO4.7H2O. ठीक है, ग्रीन कलर का है, तो इसको हम क्या कह देते हैं, ग्रीन विट्रोल कह देते हैं. और जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट 7H2O, इट इज कॉल्ड व्हाइट विट्रोल. तो कई बार क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाता है कि विच केमिकल कंपाउंड इज नोन एज आइदर व्हाइट विट्रोल या ग्रीन विट्रोल या ब्लू विट्रोल. ठीक है, तो ये हमें कॉम्पिटिटिव के पर्सपेक्टिव से पता होना चाहिए कि हमारे ये जो हाइड्रेटेड सॉल्ट्स हैं उनके कॉमन नेम क्या है, राइट. नाउ अभी तो इनके पास वाटर प्रेजेंट है,
क्या हो अगर इनके ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं इनको हटा दिया जाए। तो मैंने क्या कहा, एक तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उनकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर के लिए, उनकी शेप के लिए, दूसरा उनको क्या इम्पार्ट करते हैं, कलर इम्पार्ट करते हैं। नाउ व्हेन हाइड्रेटेड सॉल्ट्स आर हीटेड स्ट्रांगली, अब अगर हीट कर रहे हैं, जैसे हमने जिप्सम की बात की थी कि अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाना है तो हमें कंट्रोल्ड टेम्परेचर में उसको हीट करना है। क्या होगा अगर टेम्परेचर जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा तो सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, इवेपोरेट हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब भी हाइड्रेटेड सॉल्ट्स को अगर हम हीट करते हैं दे लूज ऑल द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एंड फॉर्म एनहाइड्रस सॉल्ट। अब हाइड्रेटेड से किस फॉर्म में आ जाएगा, एनहाइड्रेटेड फॉर्म में आ जाएगा, और एनहाइड्रेटेड फॉर्म में आते ही वो क्या लूज कर देंगे, या तो अपनी रेगुलर शेप को लूज करेंगे और साथ ही साथ जो उनका कलर होगा उसको भी क्या कर देंगे, वो लूज कर देंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्पार्टिंग कलर और शेप टू द क्रिस्टल। ठीक है, सपोज ये मैंने क्या लिया, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट लिया, ठीक है, ये मेरा ब्लू कलर का होता है, मैंने इसको क्या कर दिया, बहुत ज्यादा हीट कर दिया। अब जो कॉपर सल्फेट आया वो कैसा है, एनहाइड्रस है, 5 वाटर मॉलिक्यूल तो निकल गए। तो अगर मैं इसको देखूं तो ये ऐसा है, अभी क्या है देखिए, दिस इज CuSO4.5H2O। अगर ये ब्लू कलर का है, ब्लू विट्रोल है, तो अभी इसके पास क्या प्रेजेंट है, 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है। लेकिन जैसे ही मैंने इसको क्या किया, हीट किया, इसके 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन गए, ये क्या बन गया, एनहाइड्रस। ये क्या बन गया, एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट। अब इसका ब्लू कलर भी गया और ये पाउडरी व्हाइट मास बन गया। तो यहां से मैं इन दोनों को ही देख के बता सकते हो, अगर मुझे आइडेंटिफाई करना हो और मुझे पूछा जाए कि दीज बोथ आर कैल्शियम सल्फेट बट व्हाट इज द डिफरेंस, आई विल क्लियरली से दैट दिस इज हैविंग 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बट इट इज एनहाइड्रस फॉर्म ऑफ कैल्शियम सल्फेट, राइट। नाउ नेक्स्ट, क्या हम चेंज कर सकते हैं इसको, क्या पॉसिबल है कि मैं इसको वापस से क्या करूं, ब्लू करूं? यस, इट इज पॉसिबल। क्या अगर मैं अपने, सपोज दिस इज माय एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट, अगर मैं इसमें क्या करूं, वाटर ड्रॉप्स डालूं ना, तो ये अगेन क्या हो जाएगा, अपना कलर चेंज कर देगा, वापस से किस कलर में आ जाएगा, ब्लू कलर में आ जाएगा। इसका क्या मतलब है कि एनहाइड्रस फॉर्म से हम वापस से क्या कर सकते हैं, अगर वाटर ऐड करें तो अपने सॉल्ट को क्या बना सकते हैं, हाइड्रेटेड सॉल्ट बना सकते हैं। So that was all about of water of crystallization and these were all the topics in our chapter number 2 acid bases and salts। और इसी टॉपिक के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। आई होप कि आप लोगों को सारे जो टॉपिक्स हैं वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। All the important things are to be kept in the mind, common name, formulas, reactions, है ना, कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, एसिड, बेसिस, pH। अगर ये सारी चीजें हमें पता है तो again and again the same things will be repeated, right? So with this I am binding today's session. In the next session we are going to start our third chapter, that is metals and non-metals. So that's all for today. Thank you.